नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान मई में करेंगे संसद मार्च। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारी विरोध के बाद ब्याज दर घटाने के आदेश से पलटी मोदी सरकार। कांग्रेस बोली चुनाव बाद फिर नहीं पलटने की क्या है गारंटी। जी हां दोस्तों, यहां पर अपने ही फैसले से पलट गई है मोदी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनावी माहौल में फिर उठा ईवीएम का मुद्दा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी बोले कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए ईवीएम में करा सकती है छेड़छाड़। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान मई में करेंगे संसद मार्च। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने अपने प्रदर्शन को और बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मई में संसद मार्च करेंगे। यह जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को 24 घंटों के लिए KMP ब्लॉक किया जाएगा, जबकि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार दिल्ली की सीमाओं पर मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह 1 मई को मजदूर दिवस दिल्ली के बॉर्डर पर मनाया जाएगा। इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होंगे। आंदोलन के और आगे बढ़ाते हुए मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच किया जाएगा। इसमें महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार, युवा व समाज का हर तबका शामिल होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शनपाल की विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा। अपने गांव शहरों से लोग दिल्ली के बॉर्डर तक अपने वाहनों से आएंगे। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर तक पैदल मार्च किया जाएगा। संसद मार्च की निश्चित तारीख की घोषणा आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि त्रिवेंद्रम में नो वोट फॉर बीजेपी NDA के बैनर लगा रहे किसान नेता बीजू व अन्य पर भाजपा RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया व उनको पीटा गया। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि जनता भाजपा के खिलाफ वोट करे। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा के तहत यात्रियों को दांडी में किसानों द्वारा 100 गांव की मिट्टी तथा बारदोली में 50 गांव में लाई गई मिट्टी सौंपी गई। यात्रियों ने बताया कि मोदी सरकार किसानों की मिट्टी छीनकर पूंजीवादियों को सौंपना चाहती है। इसके खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता करके एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि इन कानूनों में काला क्या है, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग क्यों कर रहे हैं, गन्ना किसानों पर व समय पर भुगतान पर क्या खराब असर पड़ेगा, इन कानूनों को बटाईदारों व पशुपालकों पर क्या असर है, बिजली बिल से क्या परेशानी होने जा रही है और सरकार द्वारा कानूनों को स्थगित करने को लेकर किसानों का क्या विरोध। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारी विरोध के बाद ब्याज दर घटाने के आदेश से पलटी मोदी सरकार। कांग्रेस बोली चुनाव बाद फिर न पलटने की गारंटी दीजिए। जी हां दोस्तों, सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं यानी छोटी बचत की योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेंगी। वित्त मंत्री ने आज सुबह एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। उनके ट्वीट करते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी शाह निर्मला सरकार चुनाव से डर गई है, इसीलिए उन्होंने यह फैसला वापस लिया है। कांग्रेस नेता ने लिखा, चुनाव के डर से मोदी शाह निर्मला सरकार ने अपना गरीब व आम आदमी की स्मॉल सेविंग की ब्याज दर का निर्णय बदल दिया। धन्यवाद। लेकिन निर्मला जी, यह वादा भी कर दीजिए कि चुनाव हो जाने के बाद भी आप फिर से ब्याज दर नहीं घटाएंगी। एक अन्य ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा, निर्मला जी, यह भी हमें बता दें कि किसकी ओवरसाइट से यह आदेश निकले और ऐसे समय में जब भाजपा लोगों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, यह आदेश कैसे निकाल दिया। दिग्विजय ने ब्याज दरों की एक तस्वीर भी शेयर की और लिखा, सरकार ने PPF NSC की ब्याज दर में कटौती की है। मोदी शाह भाजपा शासनकाल में मजदूरों और सेवारत कर्मियों पर ही गाज गिरती है। उनकी गाढ़ी कमाई की जमा राशि पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और सरकार से सवाल पूछे। एक यूजर ने लिखा, स्कीम इतने जल्दी फ्लॉप हो गई, चुनाव आ गए और बहन डर गई है। एक अन्य यूजर ने लिखा, आज 1 अप्रैल है और यह मैसेज 1 अप्रैल फूल हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के विनीत पुनिया ने लिखा, भाजपा केवल हम दो हमारे दो की सरकार है, जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है। 2014 की ब्याज दरें नीचे दी गई हैं, पर आम भारतीय पर बीजेपी ने बार बार आर्थिक चोट मारी है।
बार बार लघु बचत योजनाओं, कर्मचारियों के पीपीएफ बचत खातों, किसान बचत योजना, सुकन्या की ब्याज दरों में भारी कमी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी माहौल में फिर उठा ईवीएम का मुद्दा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी बोले, भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए ईवीएम में करा सकती है छेड़छाड़। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी करा सकती है, इसीलिए आयोग को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ करा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी आया है कि विपक्ष और ममता बनर्जी 30% मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो 70% हिंदुओं की बात कौन करेगा। यह हिंदू मुस्लिमों को बांटने के लिए हो रहा है, जबकि विपक्ष के किसी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है। कांग्रेस नेता अल्वी मुरादाबाद के करूला क्षेत्र स्थित एक शादी हाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस पूरी ताकत साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी। यूपी में कानून व्यवस्था चौपट है, लड़की से दुष्कर्म होता है, बाप को गोली मार दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल पेट्रोल डीजल 60 से $65 है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। इस तरह कच्चा तेल विदेश में 26 रुपए लीटर मिल रहा है। सरकार इस पर मोटा टैक्स लगाकर जनता से वसूल रही है। कांग्रेस पार्टी का 5 प्रदेशों में ध्यान है। पुडुचेरी में हमारी सरकार आ रही है। केरल, असम और तमिलनाडु में भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। सड़कों और शहरों के नाम बदलना कोई विकास नहीं है। भाजपा नेता नई सड़कें, नए शहर और भवन बनाकर उनके नाम रखें। गुजरात में सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। यह कहाँ का विकास है। हम हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। 7 साल की सरकार वाली पार्टी के नेताओं के पास अजान, लव जिहाद, घर वापसी, बुर्का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, खत्म हो रहे कारोबार, किसान मुद्दा नहीं है। कोई भी तानाशाही सरकार अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है। महबूबा के साथ 3 साल सरकार बनाई तब वह ठीक थी, अब खराब हो गई हैं। सरकार उन्हें इसलिए पासपोर्ट नहीं दे रही है कि वह विदेश में जाकर भाजपा की पोल खोल देंगी। देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री वैक्सीन को विदेश भेज रहे हैं। यह कहाँ का तुक है। अभी देश में सिर्फ 5 करोड़ लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। पहले अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन भेजना जनहित की बात नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में येदियुरप्पा के मंत्री ने ही उनके खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बोले, काम नहीं करने देते, गवर्नर से दखल की अपील। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार एक के बाद एक आरोपों के चलते लगातार विवादों में बनी हुई है। हाल ही में राज्य में सेक्स सीडी कांड कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। वहीं अब मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ उनके ही एक मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक दिया है। इसने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उनके विभाग के कामकाज में दखल देते हैं। इसे लेकर मंत्री ने राज्यपाल और बीजेपी नेतृत्व से शिकायत भी की है। राज्यपाल वजुभाई वाला को पर लिखे पत्र में ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा पर कर्नाटक व्यापार का लेन देन नियम 1977 का उल्लंघन करते हुए अपने मंत्रालय में सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनके विभाग से बिना अनुमति लिए 774 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में एक जिले के लिए एक उनके विभाग से 65 करोड़ रुपए आवंटित किए और इस दौरान उन्होंने बाकी जिलों को नजरअंदाज किया। मंत्री ने कहा कि दुख की बात यह है कि सीएम ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करते हुए ये आदेश जारी किए। मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा जारी रहा तो ना जाने वे मंत्री के तौर पर काम कर भी पाएंगे या नहीं। मंत्री ईश्वरप्पा ने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को भी भेजी है। इसको लेकर विपक्ष ने कर्नाटक सरकार को घेरा है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि येदियुरप्पा सरकार के बारे में हमेशा से जो कहा जाता है अब उनके ही मंत्री उस बात को साबित कर रहे हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ये चोरी किए गए जनादेश के जरिए पैदा हुई एक गैरकानूनी सरकार है जो भ्रष्टाचार में लगी हुई है। केवल एक आदमी की सेवा करने के लिए एक सत्तावादी फैशन में चलाया जाता है। इसे दरवाजा दिखाया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी राज्यों में रैलियों के कारण कई गुना बढ़े कोरोना केस, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेजी से फैल रही है। इसे दूसरी लहर कहा जा रहा है। सरकार ने भी लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 72,330 नए केस सामने आए हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि चुनावी राज्यों में चुनावी रैलियों के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के केस कई गुना बढ़े हैं। इस और ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार 3 चुनावी राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के पीछे चुनावी रैलियां भी अहम वजह है। इनमें कोरोना नियमों का पालन न होने के कारण इन राज्यों में संक्रमण के मामले कई गुना बढ़े हैं।
तमिलनाडु की बात करें तो राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या में 386% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 190% का है। इसके साथ ही पुडुचेरी में भी कोरोना के नए मामले रोजाना 20 से बढ़कर 115 हो गए हैं। इस पर एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन चुनावी राज्यों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुछ हफ्ते पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल का जिक्र होता था, लेकिन अब बुलेटिन में इनका नाम नहीं होता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के साथ कोरोना मामलों पर बैठक करेंगे। बैठक में NDC के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह भी चुनावी राज्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट, 5 अप्रैल को सुनवाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। कमेटी के एक सदस्य ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट में क्या है, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से ही हजारों किसानों दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सर्वोच्च अदालत ने कृषि कानूनों पर रोक लगाते हुए एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 जनवरी को कानूनों के बारे में समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में अशोक गुलाटी, अशोक धनवत और प्रमोद जोशी को सदस्य बनाया गया। किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान का नाम भी कमेटी में था, लेकिन उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। इसके अलावा अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी में कमेटी में सलाहकार के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट की गठित इस कमेटी का किसान संगठनों ने शुरुआत से ही विरोध किया है और इस कमेटी के सदस्यों से किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया था। किसान संगठनों का कहना है कि इस कमेटी के सदस्य पहले कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में उन्हीं लोगों की कमेटी बना देना न्यायसंगत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा CAA कानून नहीं, असम पर आक्रमण है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को असम में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद कामरूप में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। CAA असम पर आक्रमण है, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपके इतिहास, भाषा और भाईचारे पर आक्रमण है और इसलिए हम इसे रोक रहे हैं। राहुल गांधी ने रैली में दीपांजल दास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब मैं दीपांजल दास के परिवार से मिलने आया तो मैंने महसूस किया कि एक युवक पर गोलियां नहीं चलाई गई थी, बल्कि असम पर चलाई गई थी, जिसमें असम की हत्या का प्रयास किया गया था। वह सिर्फ एक युवा नहीं थे, बल्कि एक विचार था। दीपांजल दास असम के युवा थे। बीजेपी सरकार ने वह नहीं किया जो वह करने वाली थी। उन्होंने उसे रोजगार नहीं दिया और जब वह शांति के असम के लिए खड़ा था तो बीजेपी RSS ने मिलकर उसे गोली मार दी। हम आपको 5 गारंटी देते हैं। सबसे पहला यह है कि हम CAA को असम में लागू नहीं होने देंगे। बता दें कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन में चाय गांव इलाके के रहने वाले दीपांजल दास गुप्ता की युवक की गुवाहाटी के जान चली गई थी। PM मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूँ, मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर आप असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में झूठ सुनना चाहते हैं तो अपने टीवी के स्विच को ऑन करें, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखें और जितना चाहे उतना सुने। वह पूरे 24 घंटे भारत में झूठ बोलते रहते हैं। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा जैसी नहीं है। कांग्रेस चुनावों के दौरान लोगों से किए वादे निभाती है। यह पूछे जाने पर कि अगर उनकी पार्टी राज्य में चुनाव जीतती है तो वह क्या करेगी, इस पर उन्होंने कहा हमने 5 चीजों की गारंटी दी है। कांग्रेस इन 5 वादों को कैसे पूरा करेगी, यह पूछने पर कांग्रेस नेता ने पूछा आप जानते हैं कि वादे का मतलब क्या होता है। हम भाजपा की तरह नहीं है, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता की बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील, सोनिया, पवार समेत विपक्षी नेताओं को पत्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनावी महासंग्राम पूरे उफान पर है, वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से आगे बढ़कर बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी नेताओं सोनिया गांधी, शरद पवार, MK स्टालिन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी ने सभी नेताओं से बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान के हमले के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट होने की अपील की है। विपक्षी नेताओं को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने बीजेपी और इसकी सरकार पर लोकतंत्र के केंद्र और भारत के
संवैधानिक संघीय ढांचे पर हमला करने का आरोप लगाते हुए इस पर चिंता जाहिर की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के ऐसा करने का उद्देश्य है कि विपक्षी पार्टियां अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादी का प्रयोग न कर सकें। ऐसा करके बीजेपी एक पार्टी की सत्ता स्थापित करना चाहती है। ममता बनर्जी ने पत्र में दिल्ली में हाल ही में उपराज्यपाल को असली सरकार बताने वाले कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एक के बाद एक राज्यों की चुनी हुई सरकारों को राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल निष्पक्ष संवैधानिक पदाधिकारी के बजाय बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने लिखा है, केंद्र की सरकार प्रतिशोध की भावना से सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने चुनाव के दौरान उनकी पार्टी और डीएमके नेताओं पर ईडी की रेड का जिक्र भी किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पत्र में राज्यों के बीच घन आवंटन में विषमता, सरकारी कंपनियों के निजीकरण और संस्थाओं को खत्म किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। ममता बनर्जी ने लिखा कि केंद्र की सरकार और राज्यों के बीच संबंध इतने बुरे कभी नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री का अधिनायकवादी रवैया जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि मैं दृढ़ता से विश्वास करती हूं कि बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान पर हमले के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का समय आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के रूप में मैं सभी एक समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर इस संघर्ष में जी जान से काम करूंगी। हम एकजुट होकर ही ये लड़ाई जीत सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं की अगुवाई में संसद तक मार्च करेंगे आंदोलनकारी, केएमपी भी करेंगे जाम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों ने मई के पहले पखवाड़े में संसद भवन तक पैदल मार्च करने का फैसला लिया है। इसकी अगुवाई महिलाएं करेंगी और सभी बॉर्डर से एक साथ पैदल दिल्ली के लिए निकलेंगे। कुंडली बॉर्डर पर बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की है। मोर्चे के नेताओं ने बताया कि 10 अप्रैल के दिन केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। इससे पहले 5 अप्रैल को एफसीआई के देश भर में 736 जिलों में कार्यालय के बाहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन होगा। आंदोलनकारियों ने बैसाखी पर्व व अंबेडकर जयंती धरना स्थल पर ही मनाने का निर्णय लिया है। अंबेडकर जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे। इसी क्रम में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद संसद कूच के लिए तारीख तय करके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद कूच के आंदोलन में महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार, युवा और समाज का हर तबका शामिल होगा। इसमें भाग लेने के लिए बॉर्डर तक लोग अपने वाहनों से पहुंचेंगे और बॉर्डर से आगे नेताओं की अगुवाई में पैदल दिल्ली कूच होगा। बुधवार को गुरनाम सिंह चढ़ूनी, एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू, बूटा सिंह बुर्जगिल, सतनाम सिंह अजनाला, रविंदर कौर, संतोख सिंह, जोगेंद्र नैन व प्रदीप धनखड़ ने जानकारी दी है। आंदोलनकारी किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से पुलिस ने किसानों को गुमराह किया था, ऐसा इस बार नहीं होगा। इसके चलते ही पैदल मार्च का निर्णय लिया गया है ताकि सभी क्रमबद्ध तरीके से चले। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। बता दें कि आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और यूपी गेट पर 4 महीने से धरना दे रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक सरकार में बगावत, मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को भेजी चिट्ठी, लगाए ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक और जहां ऑपरेशन लोटस के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने बगावत कर दी है। उन्होंने येदियुरप्पा पर कर्नाटक नियम 1977 का उल्लंघन करते हुए अपने मंत्रालय में सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को भी भेजी है। मंत्री ईश्वरप्पा का आरोप है कि येदियुरप्पा ने उनके विभाग की सहमति लिए हुए 774 करोड़ रुपए का आवंटन किया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में एक जिले के लिए अपने मंत्रालय के बजट से 65 करोड़ रुपए आवंटित किए और 29 अन्य जिलों की उपेक्षा की। बता दें कि ईश्वरप्पा और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एक समय काफी करीबी माने जाते थे। दोनों के बीच में रिश्ते तब बदल गए जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए कई नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी थी। इसके बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, नई रणनीति के तहत फैसला। 3 अप्रैल को लुधियाना में जुटेंगे किसान। जी हां दोस्तों, 4 माह से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे किसानों ने धरने पर ही होली मनाई। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मंच से आंदोलन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति का खुलासा भी किया। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आंदोलन से जोड़ने व कानूनों पर चर्चा के लिए किसानों ने अब देश के कृषि विश्वविद्यालयों का रुख करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत पहला कार्यक्रम लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में 3 अप्रैल को होगा, जिसमें युवाओं के सामने देश भर के किसान एसोसिएशन होंगे और कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। साथ ही इस चर्चा में यह बताया जाएगा कि किस तरह से 3 नए कृषि कानून किसानों के लिए फांसी का फंदा है।
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि कई बड़े लेखक अब तक अपनी किताबों में यह बता चुके हैं कि आखिर क्यों नए कानून किसानों के लिए नुकसानदायक हैं। हाल ही में सरदार जोगिंदर सिंह तूर ने अपनी किताब में साफ तौर पर कहा है कि ये कानून किस तरह से किसानों को कर्जदार बना देंगे और साथ ही कंगाल भी। उन्होंने बताया कि किसानों को फसलों के भाव नहीं मिल रहे, जिस कारण अब तक 10 लाख के करीब किसान खुदकुशी कर चुके हैं। जब से ये 3 काले कानून आए हैं और जहां जहां लागू हुए हैं वहां के उदाहरण डराने वाले हैं। एक मामले का जिक्र करते हुए डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश में नकली व्यापारी फसल खरीदकर नकली चेक दे गए और वे चेक बाउंस हो गए। इस तरह के मामले देश में बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 4 महीनों से कम समर्थन मूल्य लेने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं और अब यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। अब इस जन आंदोलन की आग में मोदी सरकार को पिघलना पड़ेगा। मोदी सरकार को किसानों की जायज मांगे माननी पड़ेगी। बॉर्डरों पर बैठे किसानों की फसलें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।